हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर टेक्निकल गुरुदेव इंजीनियर सक्षम सक्सेना। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है गुरुकुल ई स्कूल पर। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सी प्लस प्लस। इससे पहले मैंने जावा और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पढ़ाई। अगर आपको उनमें कोई दिक्कत आ रही है पहले या तो आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखिए। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस आपको अगर सी प्लस प्लस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के मैंने राइट हैंड साइड में अपना सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। और लेफ्ट हैंड साइड पर लाइक का बटन है तो प्लीज़ उसको भी हिट कीजिए आप। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, कुछ इफ़ एल्स इफ लेटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लूप्स कितने तरीके के होते हैं, लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, और लूप्स किस काम में आते हैं और कैसे लिखते हैं, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने पहला टॉपिक मैंने बोला था कि हम लूप्स पढ़ेंगे, तो सी प्लस प्लस लूप्स। देन उसमें पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज फॉर लूप्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द सी प्लस प्लस फॉर लूप इज़ यूज टू इटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। मतलब कि एक लूप जो है वो साइक्लिक मैनर में प्रोग्राम में ऑपरेट करता है। जैसे कि आपने एक लूप चलाया आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और आपने फाइनल कंडीशन दी कि आपको आई लेस देन 5 तक लूप चलाना है। तो मतलब कि आपका 0 1 2 3 4, जब तक ये कंडीशन आपकी पूरी चेक नहीं हो जाएगी तब तक ये लूप एक साइक्लिक ऑर्डर में ऑपरेट करता रहेगा। और जैसे ही ये कंडीशन पे रीच हो जाएगा, जैसे ही उसकी वैल्यू 5 हो गई, तुरंत ये लूप के बाहर आ जाएगा। If the number of iteration is fixed, it is recommended to use for loop then while और do while loops। अगर आपके iteration नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स्ड है, जैसे कि आपको 5 बार लूप चलाना है, 6 बार लूप चलाना है, 7 बार लूप चलाना है, तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो आप कोई और भी लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वाइल लूप आप यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल लूप आप यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो सी प्लस प्लस के लूप होते हैं, क्योंकि ये सी प्लस प्लस सी और सी शार्प से ही ईजाद की गई है, तो सी और सी शार्प के ही एडवांस वर्जन को हम सी प्लस प्लस कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ऊप कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये। तो इसमें आप क्या करते हैं, बेसिकली फॉर लूप का आप जो लिखते हैं, फॉर तो आपने लिखा फॉर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सेमी कोलन लगाना होता है। जितने भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे सब में सेमी कोलन लगाएंगे। आई लेस देन 5, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आई प्लस प्लस। तो आपने सपोज दैट ये लिखा, तो मैंने इसमें लिखा है कि वी कैन इनिशियलाइज अ वेरिएबल। तो ये जो आप पहला पार्ट देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, कि हम किसी भी वेरिएबल में एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। दूसरा मैंने क्या लिखा है, चेक कंडीशन। तो ये जो हमने दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, इसमें हम कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर सपोज दैट हम यहाँ पे देते हैं 5, तो यहाँ पे होता 5 लेस देन 5, तो क्या ये आपकी कंडीशन ट्रू है, नहीं। तो इसमें प्रोग्राम कंट्रोल डायरेक्ट लूप के बाहर आ जाता आपका। और लास्ट हमने क्या दिया है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू। तो ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर ऐसे ही आप डिक्रीमेंट लगाना चाहें तो ऐसे ही आई माइनस माइनस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाता है। फिर इसमें दो तरीके के आते हैं ऑपरेटर्स, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। तो ये वाले जो हैं ये पोस्ट इंक्रीमेंट हुए, अब प्री इंक्रीमेंट है तो प्लस प्लस आई हो गया उनके पास। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। पहले हम इसका फ्लो चार्ट समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने एक ये इनिशियलाइज की वेरिएबल आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, फिर उसके बाद आपने कंडीशन दी। कंडीशन आप याद करिए मैंने क्या दी थी, आई लेस देन 5। आप कुछ भी कंडीशन देते हैं तो कंडीशन अगर फॉल्स है तो मैंने बताया था ना कि डायरेक्टली बाहर आ जाएगा लूप के, तो देखिए बाहर आ जाएगा। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट कर लिया उसने, उसके बाद लास्ट स्टेप में वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा, यानी कि आई प्लस प्लस ये करेगा। और फिर उसके बाद ये लूप के बाहर आएगा जब तक, नहीं तो इसका साइक्लिक मैनर में ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन जब तक आपने दिया, जैसे 0 से 5 तक दिया है, तो 4 स्टेप तक ही चलेगा ये प्रोसेस। 4 स्टेप के बाद डायरेक्टली ये बाहर आ जाएगा लूप के।
अब इसका हम एक छोटा सा प्रोग्राम समझते हैं। ये एक प्रोग्राम है नंबर 1 से 10 तक प्रिंट कराने के लिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको लिए दिया है ताकि आपको ये समझ में आए। सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आईओ स्ट्रीम जो होता है हमारा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है। इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी फंक्शन होती है जिसमें लाइब्रेरी फाइल्स आपकी जो है स्टोर होती हैं। आईओ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और इसमें कौन कौन सी फाइल्स स्टोर होती हैं आपकी, मैंने बताया था, याद करिए। सी आउट, दैट इज़ कंसोल आउटपुट, एंड सी इन इज कंसोल इनपुट। तो कंसोल आउटपुट क्या है, जो स्टेटमेंट हम प्रोग्राम में दे रहे हैं जो वह इस आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। और कंसोल इनपुट क्या है, जो वो यूज़र से इनपुट मांगेगा, उससे हम कंसोल इनपुट कहते हैं। फिर उसके बाद ये दूसरी लाइन है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर उसके बाद हमने एक मेन की बॉडी को डिफ़ाइन किया। यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, रिटर्न 0, क्योंकि हमने इंट मेन डिफ़ाइन किया है तो यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। अगर हम वॉइड मेन करते तो इसमें वॉइड मतलब नल, वॉइड मतलब नल, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती। तो यहाँ हमने इंट मेन लिखा और ये हमने एक फॉर लूप लगाया। देखिए ऐसे ही लगाया था ना हमने यहाँ पे बस कंडीशन 0 दे दी थी और यहाँ 5 दे दी थी। तो चलिए अब हम आपको ड्राई रन करके सिखाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्राई रन होता है। अगर आपने ड्राई रन सीख लिया तो आपको कोई भी प्रोग्राम की एल्गोरिथम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। आई इज इक्वल्स टू 1 यहाँ दे रखा है हमने, तो 1 है। 1 फिर उसका कंडीशन पे जाएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास नहीं जाएगा, पहले ये कंडीशन चेक करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो है प्रिंट कर देगा आपकी 1 प्रिंट कर दी इसने वैल्यू। ओके, उसके बाद आपने देखा यहाँ पे इंक्रीमेंट कर चुका है, वैल्यू आया तो 1 प्लस प्लस यानी 2। क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है? ट्रू। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू इंक्रीमेंट हुई? 3। क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 10 है? तो यस। तो आउटपुट क्या आएगा? 3। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 4, फिर 4 गया। क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 है? यस। तो 4 आ गया। फिर उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 10 है? यस। तो ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा। तो ये जो आपके नंबर प्रिंट करेगा, कहाँ तक प्रिंट करेगा? 9 तक। 9 तक प्रिंट करेगा ना? नहीं, 9 तक प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमने कंडीशन क्या लगा रखी है, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 भी इसमें वैल्यू कंसिडर करेगा। तो इसलिए इसमें गलती मत करिएगा, जहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगेगा तो वहाँ ये समझ लीजिए कि वहाँ ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे आपने इस इक्वल्स टू लगा दिया तो वहाँ 10 वैल्यू आपकी प्रिंट ज़रूर होगी। तो सिंपल आपके ये एक लाइन के नीचे एक लाइन, ये 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। और ये नेक्स्ट लाइन कैसे आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्लैश एन यानी न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था फॉर लूप का। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप देखिए, जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं वो पैटर्न प्रिंटिंग के लिए करते हैं, या फिर हमको मैट्रिक्स प्रिंट करानी है उसके लिए करते हैं, या फिर हमें जैसे कि मैंने आपको बताया था एरेज में बताया था, जब मैंने आपको एरे पढ़ाया था तो एरे में मैंने बताया था कि एरे में हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे और कैसे उसमें नेस्टेड फॉर्म में फॉर लूप को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो आप उस लेक्चर को जाके देखिए, मेरा पहला ही लेक्चर था शायद C++ का, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो इसमें बेसिकली मैंने जो लिखा है दैट वी कैन यूज़ फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप, मतलब कि फॉर लूप आपने यूज़ किया, रो और कॉलम को बेसिकली जो है रिप्रेजेंट करता है। फॉर लूप आपने यूज़ किया, पहले आपने डाल दिया इंट आई इज इक्वल्स टू 0 एंड आई इज इक्वल्स टू दिस, कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया, फिर उसके बाद आपने उसी के अंदर एक फॉर लूप डिफाइन कर दिया। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जस्ट लाइक आपने बनाया फॉर, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे एक कंडीशन दी, यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाया, फिर फॉर की बॉडी खोली, फिर फॉर के अंदर ही आपने दूसरा फॉर लगा दिया, सिंपल फेस की भी बॉडी खोल दी। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है कुछ। इट इज़ नोन एज नेस्टेड फॉर लूप। अब
इसमें बात ये उठती है, डाउट आपका ये आना चाहिए कि अब जैसे कि आपने फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप डिफाइन किया है, तो डाउट आपका ये आना चाहिए कि कौन सा जो लूप है वो पहले आप करेंगे। जैसे कि आपने पहला आउटर लूप कर लिया एग्जीक्यूट, आउटर लूप के बाद आप इनर लूप एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या इनर लूप के डायरेक्टली बाहर आ जाएगा आउटर लूप करने के? तो इसका आंसर होगा नहीं। पहले आउटर लूप को एग्जीक्यूट करके वो इनर लूप पे जाएगा। जब तक इनर लूप पूरा जो है फुली एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से आपकी कंडीशन उसमें ख़त्म नहीं हो जाएगी, तब तक वो आउटर लूप में नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। अगर इसमें आउटर लूप और इनर लूप एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि आपने लेट सपोज 4 बार एग्जीक्यूट किया, तो इनर लूप भी आपका कितनी बार होगा? 4 बार एग्जीक्यूट होगा। हर आउटर लूप के लिए 4 बार एग्जीक्यूट होगा आपका। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल आपका जो सारे लूप है, आउटर लूप और इनर लूप, वो मिला के 16 बार जो है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो पहले की लाइन तो सब में सेम ही होती है कोड में। मेन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको देखिए बताया था। तो इसमें आप पहचानिए कि इसमें आउटर लूप कौन सा है और इनर लूप कौन सा है। तो आउटर लूप तो ये वाला है आपका, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से 3 तक चल रहा है, क्योंकि इसमें हमें कंडीशन, क्योंकि हमने छोटा दिया। जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो बड़े बड़े प्रोग्राम में हम ज़्यादा कंडीशन उसमें लगा देते हैं। 1 से 10 तक लग जाता है, 100 तक लग जाता है, 1000 तक लग जाता है। अब इसमें हमें एक एग्जांपल के तौर पे समझना था, तो इसलिए हमने इसमें कम कंडीशन लगाई। फिर ये देखिए, ये इनर लूप होता है। तो इनर लूप पहले देखिए आपने आउटर लूप लगा, आउटर लूप के अंदर इनर लूप लिखा। तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। अब आपने यहाँ पे जो प्रिंट दिया है, तो पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद जे की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद न्यू लाइन पे आ जाएगा वो डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे वैल्यू आई 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, येस। तो फिर उसके बाद अंदर गया, फिर यहाँ पे वैल्यू क्या मिली इसे? 1। क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, येस। तो फिर इसके अंदर गया, तो इसमें पहले इसने क्या पूछा कि आई की वैल्यू पूछी। आई की वैल्यू क्या थी? 1। फिर इसने जे की वैल्यू पूछी कि जे की वैल्यू क्या, जे की क्या वैल्यू थी आपकी। तो आपने क्या दिया? 1, क्योंकि इसमें न्यू लाइन करेक्टर है तो इसलिए वो नीचे आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हुई 2। क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, येस। तो उसके बाद फिर इसमें जाएगा, तो इसमें जैसे ही गया, तो फिर इसमें वैल्यू 2 हुई। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं लग रहा है आपको ये? तो ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है, 1 1 2 2 3 3। तो ये तो सिंपल पहले ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो जब आपका पहले इनर लूप पहले एग्जीक्यूट होगा, इसमें यहाँ पे 1 ही वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जब इसकी वैल्यू चेंज हुई, यहाँ पे क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया था जे प्लस प्लस, तो वैल्यू क्या हुई? वैल्यू हुई 2। तो इसके बाद जब इसमें जाएगा तो आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी? 1, और जे की वैल्यू क्या थी? 2। फिर उसके बाद जब इंक्रीमेंट होके गया, तो इंक्रीमेंट होके यहाँ पे क्या वैल्यू थी? 3। तो क्या 3 वैल्यू हम कंसिडर करेंगे? यस। तो उसका फिर जाएगा, जब फिर गया तो उसने आई की वैल्यू पूछी। आई की वैल्यू क्या थी? 1 ही बनी हुई है, और जे की वैल्यू क्या बनी है? 3। तो ये क्या हो गया? 3। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पे जैसे इंक्रीमेंट हुई वैल्यू 4। क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 3? कंडीशन फॉल्स, तो वो लूप के बाहर आया। लूप के बाहर देखा इसने कि आउटर लूप है। आउटर लूप में गया, आउटर लूप में वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी थी 2। तो 2 गया, क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है? यस। तो फिर उसके बाद फिर अंदर आया। फिर जब अंदर आया तो इसने देखा कि 2 वैल्यू आई यहाँ पे। तो इसने जब जे की वैल्यू देखी, तो जे की वैल्यू आपकी 1 से फिर से स्टार्ट होगी, तो इसलिए 2 1 स्टार्ट हुई। फिर उसके ऐसे ही 2 2, फिर 2 3, फिर ऐसे ही फिर ऊपर जाएगा तो वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। जब 3 हो गई, फिर से जब जे की वैल्यू स्टार्ट करेगा तो वो 1 से ही स्टार्ट होगी, 1 से लेके 3 तक। ऐसे 3 1 3 2 3 3। तो नेस्टेड फॉर का जो ऑपरेशन होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आपको इसमें अभी भी डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा C++ इनफाइनाइट फॉर लूप। ये होता है कभी कभी प्रोग्रामर की कभी कभी गलती हो जाती है कि कंडीशन को खाली छोड़ देता है, और कभी कभी कुछ बच्चों की खुरापात हो जाती है कि वो कंप्यूटर हैंग करवा देते हैं भाई इससे। वो देखते हैं कि भैया उनने फॉर लूप खाली चला दिया, उन्हें किसी दुश्मनी निकालनी है, मतलब स्कूल के सिस्टम से दुश्मनी निकाल ली, तो उसने इनफाइनाइट चला दिया फॉर लूप। तो जैसे कि अगर आपको अपने घर का सिस्टम अगर ख़राब करना है तो आप इनफाइनाइट फॉर लूप भी चला सकते हैं इसमें। तो इसमें अगर आपने डबल सेमीकोलन यूज़ करे और इसमें आपने ना कोई कंडीशन दी ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ करी, तो फिर समझ लीजिए इनफाइनाइट अनगिनत बार के लिए चलता रहेगा, फिर ये रुकेगा नहीं।
फिर एक ही बस इसमें काम होगा कि आप अपना CPU टर्न ऑफ कर दें। तो ये इसका प्रोग्राम है, देख लें, बड़ी ख़तरनाक प्रोग्रामिंग है ये। तो आपने यहाँ पे मेन डिफ़ाइन किया और फॉर लूप आपने कुछ इस तरीके से बड़ा सुंदर सा डिफ़ाइन कर दिया फॉर, और अंदर तो कुछ दिया नहीं। आपने कहा कि चलो बस ऐसे ही मज़े में लिख देते हैं, मज़े में लिख दिया आपने। जब मज़े में लिख दिया फिर उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो तो फिर भगवान ही मालिक है, कोई रोक ही नहीं सकता फिर उसको। जो ये आउटपुट है इन्फिनिटिव फॉर लूप वो दिखाता जाएगा भैया, n नंबर ऑफ टाइम्स चलता जाएगा। तो अगर किसी को खुरापात करनी है तो इसमें कर सकते हैं वैसे। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर हमें यहीं पे समाप्त करना चाहिए। आज हमने जो है पूरी फॉर लूप की कहानी पढ़ ली कि फॉर लूप कैसे काम करता है, नेस्टेड फॉर लूप कैसे करते हैं, और इनफाइनाइट लूप का क्या योगदान है कंप्यूटर को हैंग कराने में। तो होप सो आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा और आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आगे के लेक्चर के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।